तो आज हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बताने वाला हूं। अभी देखिए रदरफोर्ड ने क्या बोला था, उसको थोड़ा सा ध्यान कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गड़बड़ी है उसके मॉडल में। रदरफोर्ड ने क्या बोला? रदरफोर्ड ने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेंट्रली सिचुएटेड न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं ऑन अ पर्टिकुलर फिक्स्ड पाथ दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। ये ऑर्बिट। नेक्स्ट जो उन्होंने बात कही वो ये कही कि इसको हम लोग सोलर सिस्टम मॉडल का नाम दिया। सोलर सिस्टम मॉडल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीचों बीच न्यूक्लियस है जिसको हम थोड़ी देर के लिए सन कंसीडर कर लें तो उसके चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। ये सब कुछ बातें उन्होंने बताई, लेकिन उनकी इस बात में एक बहुत छोटा सा गड़बड़ी पाया गया। क्या गड़बड़ी पाया गया पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको हम लोग समझेंगे कि गड़बड़ी क्या है। लिख लेते हैं कि क्या गड़बड़ी पाया गया। लिखिए, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, electron moves around the nucleus in a well-defined orbit, in a well-defined orbit. well-defined orbit में वो क्या करता रहता है? घूमता रहता है। well-defined orbit. However, a body moving in an orbit undergoes acceleration. A body moving in an orbit undergoes acceleration. फिजिक्स की क्लास में, शायद लास्ट क्लास में ही मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि जब कभी भी कोई बॉडी किसी भी सर्कुलर पाथ में अगर वो चलती है, ये अगर उसका सर्कुलर पाथ है जिसमें वो चल रही है, तो वो बॉडी अगर अपना पोजीशन कंटिन्यूअसली क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो इवन इफ द स्पीड इज नॉट चेंजिंग, इवन इफ द स्पीड इज नॉट चेंजिंग, the velocity is changing, और velocity अगर चेंज करता है तो acceleration का जो डेफिनेशन है वो है acceleration is equal to change in velocity by change in time, change in velocity by change in time। तो बॉडी अगर velocity भी उसका चेंज करेगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? कुछ ना कुछ acceleration पैदा होगा। और अगर बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन में है तो मैक्सवेल ने अपनी एक थ्योरी दी। मैक्सवेल ने क्या थ्योरी दी है? जब कभी भी कोई सर्कुलर पाथ में चलने वाला बॉडी अगर एक्सीलरेटेड मोशन में हो तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करता है? डिसिपेट करता है। ये मैक्सवेल ने समझाया है। खैर उसको बाद में लिखेंगे, उसके आगे लिखिए, इफ इट्स स्पीड इज कांस्टेंट, उसी पॉइंट में, इफ इट्स स्पीड इज कांस्टेंट it must be accelerated by change in direction. It must be accelerated by change in direction. Therefore, an electron in the nucleus, therefore, an electron in the nuclear model, therefore, an electron in the nuclear model is under acceleration. वो क्या है? एक्सीलरेटेड मोशन में है। डन। इज इन एक्सीलरेटेड मोशन या इज अंडर एक्सीलरेशन, फुल स्टॉप। तो ये बात आपको समझना है कि उसके नीचे डायग्राम बना लीजिएगा। इसकी वेलोसिटी सेम है, यहां पर भी स्पीड भी है, यहां पर भी v है, यहां पर भी v, यहां पर भी v, यहां भी v, हर जगह पे इसका स्पीड सेम है, पर डायरेक्शन हर क्षण क्या होता जा रहा है? चेंज कर रहा है। ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन this velocity is changing, and as the velocity is changing per unit time, body is accelerated. body में क्या है? acceleration है। body में acceleration है। body is under the influence of acceleration. done? कोई डाउट है तो बताइए। नहीं? आगे लिखें पॉइंट नंबर 2। ये डायग्राम बना लिया सबने? इसको बना लीजिए जरूर। ये डायग्राम बना लीजिएगा और बताइएगा कि ये इस तरह से, और ये जो बनाया ना मैंने, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, और ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, दिस इज इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस कुछ इस प्रकार से
सर्कुलर पाथ में वो घूम रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सजेस्ट दैट, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सजेस्ट करती है, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सजेस्ट दैट चार्ज्ड पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड emits electromagnetic radiation. Maxwell electromagnetic theory suggests that charged particle when accelerated emits electromagnetic radiation. तो ये क्या करेगा? Electromagnetic radiation देगा. Electromagnetic radiation means it is a form of energy. Maxwell electromagnetic theory suggests that charged particle when accelerated emits electromagnetic radiation. Full stop. Therefore, an electron in an orbit will emit radiation. Therefore, an electron in an orbit will emit radiation due to which the path of electron will continue to shrink. Due to which the path of electron will continue to shrink. अब देखिए क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये भाई साहब ने कहा, मैक्सवेल भाई साहब ने, कि जब कभी भी इस प्रकार का सर्कुलर मोशन होगा, सेंट्रली अगर न्यूक्लियस सिचुएटेड है और कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी फिक्स्ड पाथ पर इस प्रकार से चल रही है कि उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से उसमें क्या है, एक्सीलरेशन है, तो जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ेगा इससे एनर्जी डिसिपेट होगी, एनर्जी डिसिपेट होगी तो इसका जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, एक टाइम आएगा ये आके इस पर क्या कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा, या के इसके ऊपर क्या कर जाएगा, इस प्रकार से कोलाइड कर जाएगा, और कोलाइड करेगा तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल न्यूक्लियस। और ये जो ऑर्बिट है वो धीरे धीरे डिक्रीजिंग रेडियस का बनता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन में होता है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करेगा। अगर मैं एनर्जी रेडिएट कर रहा हूं तो भाई मेरे पास स्पीड है, वो स्पीड मेरी धीरे धीरे कम हो जाएगी ना। आप एनर्जी से ही तो, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, अभी मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम होगी। स्पीड कम होता है तो आदमी का रेडियस छोटा होता है, स्पीड बढ़ता है तो आदमी का रेडियस बड़ा होता है। आपने ये कहां एग्जांपल देखा होगा, मौत का कुआं में, वेल ऑफ डेथ, वो देखा होगा आपने, वो जो साइकिल में घूमता है, मोटरसाइकिल में, वो जैसे जैसे गाड़ी को तेज चलाएगा वैसे वैसे ऊपर की ओर आता है। इसलिए देखा होगा आपने, मौत का कुआं कैसे रहता है, ऐसे रहता है। छोड़िए मौत का कुआं क्या देखना है, आप मिक्सी में कोई भी चीज डालते हैं और जब आप बीच में सेंट्रली कुछ उसको चलाइएगा तो जो लिक्विड है वो उसका टेंडेंसी बाहर की ओर होता है ना, ऐसे ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उसका स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे वो ऊपर की ओर आएगा। ये तो आप घर में भी कर सकते हैं। एक ग्लास में पानी लीजिए, चम्मच से उसको स्टेयर करिए, देखिए वो साइड बीच में गड्ढा बनता जाएगा और साइड में वो ऊपर की ओर उठता रहता है। अगर कंटेनर छोटा होगा तो चारों साइड से रसना की तरफ फैल जाएगा। नहीं, तो इस प्रकार से ये धीरे 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 अगर स्पीड कम होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा ये इलेक्ट्रॉन आके किसमें बम्बार्ड करेगा, न्यूक्लियस के साथ। और जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बम्बार्ड करेंगे तो फिर न्यूक्लियस बॉम्ब की तरह काम करने लग जाएगा। नहीं, तो ये बम्बार्डमेंट नहीं होना चाहिए। और ऐसा अगर हो भी नहीं रहा ना, क्योंकि कहां दुनिया में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो या न्यूक्लियस में बम्बार्ड कर रहा है, तो या तो ये सही भाई, या तो बम्बार्डमेंट होना गलत है और नहीं तो हमारी थ्योरी गलत है। तो बम्बार्डमेंट नहीं हो रहा है तो बाहर तो सही है, यानी इसका मतलब हम कुछ थ्योरी में ही गलत कर रहे हैं, तो थ्योरी को हम क्या बताएंगे, गलत बताएंगे। यही उसका ड्रॉबैक है ना। तभी तो कुछ नए साइंटिस्ट आएंगे, बताएंगे देखो यार तुमने ये गलत कर दिया था, ये गलत किया, इसीलिए तुम्हारा ये जो तुमने कॉन्सेप्ट बताया वो गलत है। अभी देखो मैं बता रहा हूं इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी जाके बम्बार्ड नहीं कर रहा है। लॉजिक क्लियर हो रहा है? लिखिए उसके आगे, अगर ये डायग्राम आपने बना लिया तो वेरी गुड, नहीं बनाया तो जो मैं बोल रहा हूं उसके बाद बनाइएगा। लिखिए, बट दिस डज नॉट हैपन, बट दिस डज नॉट हैपन, ऐसा हुआ नहीं भाई, ये बॉम्बार्ड करके कहां बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, ऐसा हुआ नहीं। देयरफॉर रदरफोर्ड मॉडल fails to explain the stability of atom. Therefore, Rutherford model fails to explain the stability of atom. Third point. If the electron, अच्छा ये डायग्राम बना लिया आपने,
ये बना लीजिएगा, ये बनाइए, और उसके नीचे फिर तीसरा पॉइंट लिखना है जो कि अभी लिखवाता हूं मैं आपको, बटन दबा रहे हो क्या। थर्ड पॉइंट लिखिए, इफ द इलेक्ट्रॉन आर कंसिडर्ड टू बी स्टेशनरी, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड टू बी स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड टू बी स्टेशनरी। अब देखिए सेकंड आर्गुमेंट आ रहा है कि अगर मान लीजिए मैं इसे चलता हुआ मानूं ही ना, मैं ये मानूं कि सारे अपने जगह पर क्या है, फिक्स्ड है, स्टेशनरी है, तो क्या होगा। तो सेकंड आर्गुमेंट क्या दिया इन्होंने कि अगर ये स्टेशनरी मानते, ये डायग्राम आपने बना लिया होगा है ना, ये बना चुके हैं ना, मैं इसी में बना दे रहा हूं, फिर से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं ये मान रहा हूं कि ये स्टेशनरी है, तो यहां पे अब कुछ दूसरा खेला होगा, खेला हो बे नहीं। अब खेला क्या होगा, ये अगर स्टेशनरी है तो इसकी वेलोसिटी 0, लेकिन तब यहां पे क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन, यहां पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी कोई भी एटम होगा तो यहां पे प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा होगी, और ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करेगा, खींचेगा, और खींचेगा तो ये भी चांस है कि धीरे से आगे क्या हो जाए, करीब आ जाए, यानी धीरे धीरे फिर साइज ऑफ द एटम क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, वो भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो आर्गुमेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, ये भी गलत हो गया। तो लिखें इस बात को, if the electron are considered to be stationary, electrostatic attraction between the dense nucleus and the electron, electrostatic attraction between the dense nucleus and the electron would pull the electron towards the nucleus, would pull the electron towards the nucleus, वो न्यूक्लियस की तरफ उसको खींचेगा, to form a miniature version of Thomson's model of atom, to form a miniature, miniature मतलब उसका छोटा फॉर्म, miniature structure, sorry, miniature version of Thomson's model of atom, then which was also not true, which was also not true, ये भी सत्य नहीं है भाई, हर एटम का साइज धीरे धीरे छोटा थोड़ा होता जा रहा है, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये भी सत्य नहीं था। आखिरी पॉइंट, दिस मॉडल सेज, लास्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, एग्जाम में अगर आएगा तो ये चारों पॉइंट ध्यान रखना है आपको। तो अब ऑब्जेक्टिव है तो वहां पे इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे कि भाई इसमें से चार में से कौन सा ड्रॉबैक नहीं है, तीन उसमें सही स्टेटमेंट होगा, एक उसमें गलत स्टेटमेंट होगा, आपको उस गलत को टिक करना है, याद रखिएगा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट मींस इन तीनों में से कौन सा सही नहीं है, तो तीन सही है, आपको तीन पता होंगे तब ना बताइएगा सही है कि गलत है, तो पहले तो तीन पता होना चाहिए, तो ये चार पॉइंट इसलिए मैंने लिखवाया। लास्ट लिखिए, दिस मॉडल सेज नथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, दिस मॉडल सेज नथिंग अबाउट the electronic structure of atom, this model says nothing about the electronic structure of atom. Electronic structure means arrangement of atom, पहले में कितना, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, ऑर्बिट है तो ऑर्बिट कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, ओके, एल एम एन, तो ये सब तो भोर भाई साहब ने बताया, इन्हें तो कहा खाली सर्कुलर ऑर्बिट में वो घूम रहा है, एक को घूम रहा है, दो को घूम रहा है, पांच को घूम रहा है, एक ऑर्बिट में कितना रह सकता है, सबसे ज्यादा कहां रहेगा, फिर उसके बाद कितना, पहले में कितना, दूसरे में कितना, इस सब का कोई जानकारी रदरफोर्ड भाई साहब ने हमें नहीं दिया। ये भी इनका ड्रॉबैक है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इन्होंने कोई जानकारी हमें नहीं दी। तो लिखिए, दिस मॉडल सेज नथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड, how the electrons are arranged around the nucleus, with what energies they are associated, with what energies they are associated, किस एनर्जी के साथ वो आपस में एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। डन, हेडिंग डालिए, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू होर्स एटॉमिक मॉडल, हेडिंग डालिए, developments leading to Bohr's atomic model। अब बोर का जो एटॉमिक मॉडल था
उस मॉडल को बनाने के लिए। और मैक्सवेल ने जो अपनी कहानी रची, मैक्सवेल ने जो अपनी कहानी बताई कि भाई अगर कोई एसिलरेटेड इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज पार्टिकल अगर एसिलरेटेड है, तो वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये करता है, रिलीज करता है, रेडिएट करता है। अगर वो रेडिएट करेगा तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब हमें ये चेक करना है कि क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पोजेस करता है, यानी क्या इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करेगा। पहले तो क्रॉस वेरीफाई होगा कि ये बात सही है कि नहीं, तब ना फिर उसको हम लागू करेंगे। तो इसके लिए हमें वेव कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है और ये सारी बातें। सेकंड, जो दूसरा है कि क्या वेव पार्टिकल नेचर पोजेस कर सकता है, या क्या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर पोजेस करता है। एक आर्गुमेंट आ रहा है कि वो पार्टिकल नेचर पोजेस कर रहा है, एक आर्गुमेंट आ रहा है कि वो वेव नेचर, क्योंकि अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है इसका मतलब मास इज कन्वर्टिंग टू एनर्जी, तो उसमें भाई एनर्जी में कन्वर्जन है, कुछ तो यहाँ पे झोल है, जो कि अभी बोर एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए अपने को जानना जरूरी है। तो क्या दो बातें अभी हम सीखेंगे एंड देन विल स्टार्ट द बोर मॉडल। वो लिखिए, इन ऑर्डर टू इंप्रूव रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, in order to improve Rutherford's atomic model, two new concepts played a major role. Two new concepts played a major role. पहला, wave nature of electromagnetic radiation. Wave nature of electromagnetic radiation. Second, particle nature of electromagnetic radiation. Particle nature of electromagnetic radiation. Particle nature of electromagnetic radiation. Done. दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दूसरा है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसमें आप पहला हेडिंग डालें, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहले हम लोग ये दोनों नेचर पढ़ेंगे। दोनों नेचर को पढ़ने के बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि वेदर दीज आर डुअल नेचर और नॉट, कि बाद में चल के हमें पता चलता है कि एक इलेक्ट्रॉन दोनों नेचर पोजेस करता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। और फिर हम लोग आगे की कहानी को समझेंगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा तो क्या होगा, वो रिटर्न आएगा तो क्या होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है और रेडिएशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। लिखना स्टार्ट करिए। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव नेचर है कि नहीं है, क्योंकि अगर मैं मुझे वेव और पार्टिकल नेचर समझना आएगा तो ही मैं बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में बात कर पाऊंगा। लिखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी was put forward by James Clerk Maxwell. Electromagnetic wave theory was put forward by James Clerk Maxwell in the year 1870. In the year 1870, 1870 ईस्वी में electromagnetic wave theory was put forward by James Clerk Maxwell in the year 1870, and he gave an explanation about the charged bodies and the behavior of electric and magnetic field. He gave an explanation about the interaction of charged bodies and the behavior of electric and magnetic field at microscopic level. Interaction between the charged bodies and the behavior of electric and magnetic field at microscopic level. Microscopic level पे जाके, माइक्रो नहीं, मैक्रोस्कोपिक लेवल लिखिए, MACRO. There is a difference between microscopic level and मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल किसको बोलते हैं? मैक्रो मींस बड़ा, मैक्रो मींस जो विजिबल हो जाए, माइक्रो मींस इतना छोटा जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लग जाए। तो मैक्रोस्कोपिक ओवरऑल देखने पर ऐसा दिख रहा है, तो मैक्रोस्कोपिक व्यू, मैक्रोस्कोपिक लेवल, फुल स्टॉप। व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल moves under acceleration,
when electrically charged particle moves under acceleration, alternating electrical and magnetic field are generated. Alternating electrical and magnetic fields are generated and transmitted in the form of wave, called the electromagnetic wave, or electromagnetic radiation, अब देखिए क्या साइंस वो समझाने की कोशिश कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जब कभी भी एक चार्ज्ड पार्टिकल प्लस क्यू, सपोज ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये अगर एक्सेलरेटेड मोशन में जा रहा है, इफ इट इज मूविंग इन एक्सेलरेटेड मोशन, इसके पास कुछ ना कुछ क्या है, एक्सेलरेशन है, तो ये जब चलेगा तो इससे दो चीजें प्रोड्यूस होगी। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, और इनके प्रेजेंस में जो ये वेव नेचर शो करेगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। इसको मैंने एक डायग्राम से शायद आपको बताया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से मैंने बनाया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया होगा इन दी एक्स एक्सिस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, वाई एक्सिस में आपका मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो जेड एक्सिस में मूवमेंट ऑफ वेव होगा। ये शायद मैंने इस तरह से डायग्रामेटिकली आपको बताया होगा कि सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ब्लू लाइन से मैंने क्या डिनोट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट किया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस हैं, दीस आर द लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस प्रकार से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के वेव्स को दिखा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेव्स हैं, दीस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, दिस इज ट्रैवलिंग इन एक्स एक्सिस। सिमिलरली जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्स एक्सिस में नहीं जाएगा, मैं ये बोल रहा हूं वो कहां जा रहा है, सपोज वो आपके वाई एक्सिस में है, सॉरी मतलब प्लेन को समझिए, प्लेन समझना चाहिए, दिस इज ट्रैवलिंग इन एक्स वाई प्लेन। अभी जो मैं बनाऊंगा दैट विल बी एक्चुअली इन XZ प्लेन, सॉरी हाँ XZ प्लेन, दिस इज Z प्लेन, ये Z प्लेन है, XZ प्लेन में अभी मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करेगा। तो आपको मैंने इस तरह का डायग्राम जरूर बना के दिखाया होगा, इस तरह का डायग्राम जरूर बना के दिखाया होगा, ध्यान आ रहा है, इस तरह का मैंने डायग्राम आपको जरूर बना के दिखाया होगा, जहां पे ये इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल कर रही है, जहां पे क्या ट्रैवल कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल कर रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है। अभी और अच्छे से मैं समझाता हूं कि ये क्या है, एक मिनट बस, ये जो पेंटिंग मेरा हो रहा है वो हो जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये वेव्स इस तरह से ट्रैवल कर रही हैं। और इस टाइम पे मैं एक हमारे काफी फेमस टीचर हैं जिनका नाम है अलख पांडे सर, जो फिजिक्स वाला के ओनर भी हैं, उनका एक स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ, बड़े अच्छे से ये वाला स्टेप करके दिखाते हैं जिससे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ में आता है। अभी देखिए वो ऐसे डांस करके दिखाते हैं क्लास में। ये कौन सा वेव है, दिस इज योर वाई, दिस इज योर एक्स जेड प्लेन, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, दिस इज योर एक्स जेड प्लेन। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूं चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं चल रहा है, तो सर ऐसे करके दिखाते हैं। और वेव कहां ट्रैवल कर रही है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो ये तीन प्लेन हो गए ना, एक ये प्लेन, एक ये प्लेन, और तीसरा प्लेन क्या होगा, ये प्लेन। तो सर ऐसे करके बिल्कुल ऐसे डांस करके भी सर दिखाते हैं, क्या है वो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरह से वेव जो है वो इस डायरेक्शन में जाती है। जब मैंने सर का पहला वीडियो देखा था तो यही जो सर का डांस है ये मैंने देखा था वहां पे, तो मेरे को लगा था यार ये मतलब बढ़िया है, इसको तो आप सर को रेस्पेक्टली कोट करके बच्चों को समझाने के तरीके में यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका जिससे आप समझ सकते हैं, दिस इज व्हाट XZ प्लेन, दिस इज XY प्लेन, इसमें आपका क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, या इसमें अगर इलेक्ट्रिक चल रहा है तो इसमें मैग्नेटिक लगाइए, और ये इस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मूवमेंट ऑफ वेव क्या है, इस डायरेक्शन में। तो ये आपको ऐसा जब कभी भी होगा, ऐसा
जब कभी भी होगा उसी जगह पर क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। तो ये डायग्राम उसके नीचे आपको बनाना चाहिए और उसके नीचे फिर छोटी छोटी कुछ कुछ बातें हैं वो मैं जल्दी जल्दी इसमें आपको लिखवा देता हूं। पहले जल्दी से आप ये डायग्राम को क्या कर लीजिए, वहां पे बना लीजिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट वहां पे मैं आपको बताऊंगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से आ गया, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड चार्ज इलेक्ट्रॉन, खैर अभी आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अगले साल जब मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाऊंगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही मैं आपको पहले ही दिन बोलाऊंगा कि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, तो उस पूरी पढ़ाई को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर मैं कहता कि इलेक्ट्रॉन अब चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से चल सकता है। एक चलता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक चलेगा विद वेरिएबल वेलोसिटी। इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो वो हो गया इलेक्ट्रिक करंट। इफ इट इज मूविंग विद एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है, तो फिर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नहीं होगा, फिर वो मैग्नेटिज्म का पार्ट हो जाएगा। तो जहां मैग्नेटिज्म वहां पे इलेक्ट्रॉन कैसा चल रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन में, या इसका उल्टा अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है तो वो कौन सा वेव प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक वेव। आप लोग वैसे पढ़े हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है, आपने ये पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 10th में। क्या पढ़ा था, जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो वो करंट, और करंट के चारों तरफ आपने देखा ना इस तरह का सर्कुलर, वो आयरन फीलिंग्स डाले थे तो उसके चारों तरफ सर्कुलर फील्ड बना। हाउ कम करंट से फील्ड बन रहा है, तो फिर हमने कंक्लूड किया कि करंट कैरिंग वायर पोजेस मैग्नेटिक फील्ड। अभी करंट में मैग्नेट कैसे आ गया, इलेक्ट्रॉन वाज मूविंग विद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। या मैं ऐसा बोलूं कि जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन है वो अगर एक्सेलरेटेड मोशन में तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करा देगा, एक्सेलरेट करा देगा। दोनों एक दूसरे का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये डायग्राम मेरे ख्याल से आपने बना लिया होगा। तो इसके बाद ये बना लिया, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव इन विच डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दिस डायरेक्शन। YZ प्लेन में इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ये इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन। अब as we are talking about wave, as we are talking about wave, मुझे बताइए वेव किसे कहते हैं, ये मिटा दूं पूरा, वेव किसे कहते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज वेव, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ व्हाट इज नोन एज वेव, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल। वेव का डेफिनेशन होता है एनी डिस्टरबेंस क्रिएटेड, any disturbance created which brings a particular type of motion in a particle, जो आप क्या कह रहे हैं, to and fro particle है, that is known as wave। wave क्या करता है, किसी भी एक सब्सटेंस में जो एग्जिस्ट करता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, उसको अगर टू और फ्रो मूव करा दे तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। और वेव बेसिकली क्या है, एक डिस्टरबेंस है। वेव डिस्टर्ब करता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को। तो वेव बेसिकली दो ही प्रकार का होता है, वन इज मैकेनिकल वेव एंड द अदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वन इज मैकेनिकल वेव, तो ये ना उसके नीचे आप बनाते चलिएगा, वन इज मैकेनिकल वेव एंड द अदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं अभी चाहता तो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा के निकल सकता था, पर चूंकि क्लास 11th की क्लास ले रहा हूं मैं, तो ये मेरा अजम्पशन रहता है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स से पढ़ाऊं ताकि कोई टेंशन आपको नहीं रहना चाहिए कि ये कहां से आ गया। वैसे जिस दिन मैंने क्लास 9th या 10th में आपको साउंड पढ़ाया होगा, मैंने जरूर आपको सिखाया होगा क्लास 9th में। खैर, तो अगर ये मेरा मैकेनिकल वेव है, दिस इज माय मैकेनिकल वेव, तो मैकेनिकल वेव फर्दर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। What is the basic difference between electromagnetic wave and mechanical wave? This require material medium for its propagation. Material medium
is required for its propagation, आगे बढ़ने के लिए इसको मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है, whereas जिसको आगे बढ़ने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है। मटेरियल मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, मटेरियल मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रोपागेशन के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। अब इसके कुछ उदाहरण मैं यहां लिख रहा हूं। एक उदाहरण इसका है हीट, एक उदाहरण है इसका लाइट, और इसको हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते भी हैं। सूर्य से जो रोशनी या जो ताप है वो अगर हम तक पहुंच रहा है तो रास्ते में वैक्यूम है, वैक्यूम होने के बावजूद भी अगर हीट और लाइट हम तक पहुंच रही है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा, तभी ना वो यहां तक हीट और लाइट बिना मीडियम के पहुंचा पा रहा है। ठीक है, कुछ रास्ते आने के बाद उसको एटमॉस्फेयर मिला, पर बहुत दूर तक तो वो खाली में आया, वैक्यूम में आया, और वैक्यूम में अगर वो प्रोपागेट कर पा रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरी बात, अगर मैं बोलूं ये मैकेनिकल वेव, तो मैकेनिकल वेव का मतलब होता है कि कोई ना कोई मटेरियल मीडियम चाहिए। यही जो मैं आपसे अभी बोल रहा हूं, अगर यहां वैक्यूम हो जाए तो आपको ऐसा सुनाई देगा, लगेगा कोई मां बहन की गाली दे रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। मैं ये बोल रहा हूं कि जो मटेरियल मीडियम में प्रोपागेट करे वो क्या है, मैकेनिकल वेव है। पर आपको क्या सुनाई देगा, आप मन में सोच रहे हो गरिया रहा है हम लोग, है ना। तो मैकेनिकल वेव अगर वो मटेरियल मीडियम, यहां हवा है, हवा के पार्टिकल्स के मदद से मेरा जो साउंड है वो आपके कान तक पहुंच पा रहा है या फिर रिकॉर्ड भी हो पा रहा है। अगर ये रिकॉर्डिंग तक ये साउंड ही ना पहुंचे तो रिकॉर्ड कैसे होगा, बात समझ में आ रही है। तो मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां मटेरियल मीडियम है, जिसको मैं बोलकर क्या कर रहा हूं, डिस्टर्ब कर रहा हूं। वो वाइब्रेशंस जाके आपके कान में, आपके कान का जो ईयर ड्रम है उस पर तबला बजा रहा, डम 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 डम, वही तबला जो बजा उसका जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो आपके ब्रेन को सिग्नल गया, ब्रेन में वैसा सिग्नल दिया हुआ है कि जो मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने कहा जो मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब आपके दिमाग में पता है कि जो मैं बोल रहा हूं उसका मतलब क्या होता है, और फिर आप उधर से समझ जा रहे हैं क्योंकि ब्रेन सिग्नल भेजा, जो मैं बोल रहा हूं मतलब ये क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये तभी हुआ ना जब आपको पता। अच्छा, यही चीज में मान लीजिए कोई ऐसे लैंग्वेज में बोल दूं, कन्नड़ में बोल दूं या उड़िया में बोल दूं, इफ यू डोंट नो दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज यू विल नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड। आप क्या बोल रहे हैं, चाइनीज, फिर आप बोलेंगे पता नहीं क्या बोल रहा है। ऐसा नहीं कि आप सुने नहीं, आप सुने बट वो लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर ब्रेन में फीड नहीं है तो उसको डिकोड नहीं कर पाया, खाली कान में चदरा बजा, ब्रेन तक गया, ब्रेन में सारा फाइल फोल्डर ढूंढा, देखा ये लैंग्वेज का तो वो सॉफ्टवेयर है नहीं, आपको बता दिया बाबू बोल दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, कई बार मैं हिंदी में बोलता हूं लेकिन कंटेंट साइंस का होता है, तो ये भी आपके साथ होता है, ऐसा नहीं कि अलग लैंग्वेज में आप फाइल फोल्डर में बोला ये तो कुछ नया है, नया फोल्डर बनाना पड़ेगा, नया फोल्डर बनाया, वहां पे उसको एडजस्ट करने का नो मेमोरी स्पेस कम है, आप आगे बोले क्या बोल रहे हैं, सबको समझ नहीं आया, फिर से बोलिए, तो कॉम्प्रिहेंड आप नहीं कर पाते। तो ऐसे जरूरी नहीं कि सिर्फ मैं ऐसे ही करूं तो आपको समझ में नहीं आता, कई सारे तरीके जिससे आपको समझ नहीं आता, और उस टाइम आप कहते हैं सर सब कुछ ऊपर से चला गया, साइन वेव हो गया, नहीं कॉस वेव नहीं हो रहा, आप लोगों का साइन वेव हो रहा। अब ये मैकेनिकल वेव जो ये फर्दर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरे को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसे बोलते हैं, ऐसा कोई भी वेव जिसमें रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन हो, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन, कहीं वो दूरी हो रही है, कहीं पे वो पास आ रहा है, जैसे यहाँ पे पास आ गया तो इसे कंप्रेशन बोलेंगे, कहीं दूर चला गया तो इसे रेयर फ्रैक्शन बोलेंगे। पहली बात, फर्स्ट डेफिनेशन है ऐसा कोई भी मूवमेंट ऑफ वेव जिसमें रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। रेयर फ्रैक्शन मींस कहीं पे वेव्स पार्टिकल पास आ रहे हैं, कहीं पे दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं दूर जा रहे हैं, इस प्रकार से वो ऐसे मूव करता है।
ऐसे ऐसे मतलब डोंट थिंक कि मैं वो अभी ऋतिक रोशन का ये नहीं, नॉट दैट कि मैं ऋतिक रोशन की तरह अभी वो डांस करूं, पर रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन मींस वेव्स इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, इस तरह से। अभी जो मैं बोल रहा हूं, साउंड इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये जो साउंड होता है ये बहुत अच्छा एग्जांपल होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। यानी ऋतिक रोशन ने स्टेप कहीं ना कहीं यहीं से चोरी मारा होगा, जहां पे तो ये वहीं से चोरी हुआ होगा। क्या है? तो ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी दूसरा दैट इज नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव हम ऐसे वेव को बोलते हैं जिस वेव में जो ट्रफ और क्रेस्ट फॉर्मेशन होता है। दिस इज क्रेस्ट, हाईएस्ट पॉइंट इज नोन एज क्रेस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट इज नोन एज ट्रफ। इसे ट्रफ एंड क्रेस्ट, तो डेफिनेशन ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी इसको खाली बनाते चलिए, डेफिनेशंस वगैरह लिखवाऊंगा मैं। उसमें है कि वो प्यार की कश्ती में है, वो देखा होगा ना सेम फिल्म में, दैट सेम कहो ना प्यार है, उसमें आपने देखा होगा वो अमीषा पटेल नो दैट हीरोइन प्यार की कश्ती में, वो ऐसे ऐसे कर रही है ना, हाथ कट जाए। लाइक मुझे कभी कभी ऐसा डाउट हो रहा है कि इज रोशन दैट व्हाट इज ऋतिक रोशन नो, रोशन उनका जो पिताजी है, कहीं वो मैकेनिकल इंजीनियर तो नहीं है, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान था कि कौन सा स्टेप किधर कराना है और कौन सा स्टेप किधर कराना है। दोनों का दोनों स्टेप भाई साहब को अच्छे से पता था। इधर क्या क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्मेशन हो रहा है और इधर क्या कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जहां कहीं भी होता है उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। और जहां कहीं भी क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। ये वन ऑफ द डेफिनेशन है। मैं एक और डेफिनेशन आपके साथ बोलना चाहता हूं, उसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए वेव में जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो देखिए किस प्रकार से। वेव में पार्टिकल का मूवमेंट कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। The particle is moving something like up and down, whereas wave is propagating in this direction. Whenever the particle का movement and wave का propagation makes an angle of 90 degree, then it is which wave? Transverse wave. याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं? The particle का movement and wave का propagation. Particle ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, पूरा। अभी मेरे को लग रहा है शायद सारे कोरियोग्राफर इंजीनियर होंगे, क्योंकि वो ऐसा ऐसा स्टेप ऐसा ऐसा, हाँ वो पूरा ऐसे 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 करके वो देखो आपने, तो वो पूरा ऐसे ऐसे वाला जो स्टेप हो रहा है, इसमें ये जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है, द पार्टिकल इज मूविंग समथिंग लाइक दिस। पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा है, व्हेयरएज वेव कैसे प्रोपागेट कर रहा है? उस डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। व्हेनेवर देयर इज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन द प्रोपागेशन ऑफ वेव एंड द पार्टिकल मूवमेंट, दैट टाइप ऑफ वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। तो इसको मैं बोलूंगा प्रोपागेशन ऑफ वेव, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपागेशन ऑफ वेव, propagation of wave, and this is movement of particle, this is movement of particle। तो पार्टिकल का मूवमेंट और प्रोपागेशन ऑफ वेव के बीच में अगर 90 डिग्री बने तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। Whereas यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? वेव भी ऐसे आगे बढ़ रहा है और पार्टिकल भी उधर ही मूव कर रहा है। बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव मूविंग इन सेम डायरेक्शन, यानी एंगल 0 डिग्री है। पार्टिकल भी इधर मूव कर रहा है, वेव भी इधर मूव कर रही है। तो ये लिखेंगे आप प्रोपागेशन ऑफ वेव, प्रोपागेशन ऑफ वेव, दिस इज प्रोपागेशन ऑफ वेव एंड दिस इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। एंगल थीटा यहां पर कितना है? 0 डिग्री। यहां पे एंगल थीटा कितना है? 90 डिग्री। जहां कहीं भी एंगल बिटवीन पार्टिकल का मूवमेंट and propagation of wave is 0 degree, such type of wave is known as longitudinal wave. Whereas whenever the particle का movement and propagation of wave makes an angle of 90 degree, such type of waves are known as transverse wave। तो ये क्लासिफिकेशन आज की क्लास में सिर्फ लिख रहे हैं। अगली क्लास में इन सारे का डेफिनेशन और वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक और फिर जो 2 एक्सपेरिमेंट हम लोग को पढ़ना है उसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में।